जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। IBPS RRB क्लर्क नोटिफिकेशन जो आउट हुआ था, तो मैंने उसका आपको वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो आज की वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे। तो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोगों ने सिलेबस कर लिए होंगे, कुछ लोगों ने पहले एग्जाम भी दिए होंगे और कुछ लोग अभी शुरुआत कर रहे होंगे। तो मैं ये जो बताने जा रहा हूँ है तो ये सभी के लिए, लेकिन शुरुआत मैं कर रहा हूँ उन लोगों से जिन्होंने अभी बिगिनिंग की है। तो उसमें आप सभी लोग कवर हो जाएंगे कि तैयारी कैसे करनी है, चाहे भी आप किसी भी लेवल पे हो। मान लीजिए आपने बिगिनिंग करी है, आपने किसी टीचर से कोचिंग लेना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दूं फिर से। आरआरबी क्लर्क में जो प्री है, प्रीलिम्स में दो ही सब्जेक्ट आते हैं, एक तो है मैथमेटिक्स, एक है रीजनिंग। आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा, 40 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 80 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करें जैसे रीजनिंग की। मान लीजिए आपने आज ही शुरू की है क्लास, आपने रीजनिंग का कोई टॉपिक शुरू किया है। मैं शुरू कर रहा हूँ अल्फाबेट से, क्योंकि ये है वन लाइनर वाले। ज्यादातर टीचर पहले वन लाइनर ही पढ़ाते हैं। जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, इनइक्वालिटी है, सिलोजिज्म है, ऑर्डर रैंकिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है। उसके बाद वो लोग सिटिंग अरेंजमेंट और पजल वगैरह शुरू करते हैं, क्योंकि वो बड़े टॉपिक है। तो आपने आज कंप्लीट कर लिया अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। सपोज आप किसी भी टॉपिक पे हो सकते हैं, ये एक एग्जांपल है, आप उसी हिसाब से लेके चलें। आज आपने शुरू कर दिया, आपने कुछ क्वेश्चन भी कर लिया, आपको ये समझ में आ गया। अगला दिन आपका शुरू हुआ, आपने शुरू किया इनइक्वालिटी। तो आपको इनइक्वालिटी शुरू अभी नहीं करना है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तब भी, ऑफलाइन जा रहे हैं क्लासेस लेने तब भी, क्लास लेने से 1 घंटे पहले कम से कम आप शुरू करिए क्या, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के कुछ क्वेश्चन लीजिए। और बहुत ही इजी क्वेश्चन, क्योंकि हमारे जो हम क्लर्क एग्जाम देते हैं उसमें क्वेश्चन टफ ज्यादा नहीं आते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है इजी से। तो इसके पहले आप कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन उठाइए, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ एक ही टॉपिक प्रिपेयर है, और इसको अच्छे से करके जाइए 1 घंटे में क्वेश्चन। फिर आप अगला टॉपिक, जैसे इनइक्वालिटी आपने कर लिया आज का, आज आपने इनइक्वालिटी किया, समझ भी गए, आपने क्वेश्चन भी किए। अगला दिन आया, आपने सिलोजिज्म स्टार्ट किया। तो आज आपको सिलोजिज्म स्टार्ट करने से पहले अल्फा न्यूमेरिक के कम से कम 15 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के कम से कम 10-15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जिससे आपका रिवाइज हो जाएगा। फिर आपको सिलोजिज्म सब्जेक्ट शुरू करना है। आपने आज सिलोजिज्म उठा लिया, आपने कंप्लीट भी कर लिया, समझ में आ गया। सेम उसी तरीके से आपको अगले दिन जब आप ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ रहे होंगे, तो इन तीनों टॉपिक जो आपने पहले पढ़े हैं, इनके कम से कम 10-10 क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं नए। उसके बाद ही आपको ये उठाना है। अब रिवाइज करने में जल्दबाजी नहीं करनी है, इजी क्वेश्चन आपको लेने हैं और गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बाकी आपको कहाँ से प्रैक्टिस करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा 1-2 वीडियो में आगे जाके। फिलहाल ये जो बहुत कम क्वेश्चन है वो तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, पीडीएफ वगैरह मिल जाती हैं, आपके पास बुक्स भी होंगी। तो 10-10 क्वेश्चन आपको इजी करने हैं। आपको लग रहा होगा, मान लो जैसे आप इनइक्वालिटी करेंगे तो बहुत इजी है, अब मैं क्या करूं, लेकिन करना है। जब तक आप सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं तब तक का मैं ये आपको टाइम टेबल बता रहा हूं, ऐसे ही करना है। आप इसका फर्क क्या पड़ेगा वो मैं आपके आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, यहाँ तक आप आ जाएंगे और आपके पास बर्डन बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब आपके पास 5-6 टॉपिक हो गए। तो उसी हिसाब से टाइम पहले दें इनको उठाने से पहले। आप ये मत सोचना कि पहले मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लूँ फिर प्रैक्टिस करूंगा, फिर नहीं हो पाएगी। आप कोई दूसरा सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। तो इसीलिए पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ही टॉपिक उठाना है। जब आपकी हो जाए ब्लड रिलेशन तक, फिर आपका शुरू हो जाएंगी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। तो ये टॉपिक थोड़े से बड़े होते हैं। सपोज पहले दिन आपने पढ़ा सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें आपको जो लोग बैठे हैं वो एक तरफ मुंह करके बैठे हैं, आपने वो कंप्लीट कर लिया। तो फिर अगले दिन जब आप जाएंगे, मान लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर में ही आ गए, जिसमें आपके दोनों तरफ मुंह करके लोग बैठे हैं, वो आपको करना है। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको फिर से सभी के 10-10 क्वेश्चन अपने हिसाब से 5-5 क्वेश्चन उठाइए अपने टाइम के हिसाब से, और पहले उनकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद ये उठाएं। कहने का मतलब ये है कि आपको डेली रिवाइज करने हैं कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन, चाहे कितने भी इजी हो, कितने भी आसानी से हो। और टाइम की तरफ नहीं देखना है, अपने टाइम में करना है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, आपके मन में ये बार बार रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। सपोज मान लीजिए आपने ये टोटल जितने भी टॉपिक हैं सभी कर लिए, आपने जितने भी पजल थी सब कर लिए। तो अभी आपका हो गया रीजनिंग कंप्लीट। तो आपको क्या करना है, डेली 2 घंटे निकालने हैं। शुरुआत में पहले टॉपिक से शुरू करना है, 10-10 क्वेश्चन सभी के रिवाइज करने हैं। पजल में एक पजल हर किसी की करनी है, ये आपकी हो जाएगी रीजनिंग की प्रैक्टिस। फिर आपने मैथ लिया, या फिर हो सकता है कुछ लोग रीजनिंग और मैथ एक साथ लेके चल रहे होंगे, तो उनके लिए भी यही बात है, रीजनिंग से पहले रीजनिंग की प्रैक्टिस, मैथ से पहले मैथ की प्रैक्टिस। ये एक तरीके से आपका वार्म अप हो जाएगा और आपका दिमाग उस लाइन में आ जाएगा उस टाइम पे, इसलिए बता रहा हूं मैं।
उसी तरीके से मैथ में सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन ही उठाते हैं। सिंप्लीफिकेशन से पहले आपको हो सकता है टीचर फास्ट मैथ या फिर कैलकुलेशन की कुछ प्रोसीजर बताएंगे, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि वो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में काम आएंगे। काम तो पूरे मैथमेटिक्स में आएंगे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा आएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में भी आपको सेम करना है। आपने आज कंप्लीट कर लिया, अगले दिन जब आप अप्रोक्सीमेशन में जाएं तो सिंप्लीफिकेशन के कम से कम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करें। सेम नंबर सीरीज जब आप उठा रहे हैं तो आपको सिंप्लीफिकेशन के 15-20 क्वेश्चन करने हैं। सेम उसी तरीके से आप जब अर्थमेटिक शुरू करें या डीआई शुरू करते हैं तो जितने टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए हैं पहले उनको रिवाइज करें। 10-10 क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, 10-10 क्वेश्चन करने हैं और बहुत इजी करने हैं, बेसिक वाले एकदम। बस आपको रिवाइज करना है कि आपकी जो कैलकुलेशन है आप डेली डेली प्लस माइनस करेंगे, डेली डेली टेबल्स आपको बार बार सामने आएंगे, तो उस तरीके से आपका हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको मैथमेटिक्स के टीचर बताए थे आशीष अरोड़ा, तो जो आपको वो फास्ट मैथ का तरीका बताते हैं उसमें आपको काफी फायदा मिलेगा। आपको रटना नहीं है, ना तो टेबल रटने हैं, ना ही आपको स्क्वायर क्यूबिक कुछ नहीं रटना है। आप बस लिख के एक चार्ट पर रख लें सामने, आपके क्वेश्चन में आता है, आप उसे अप्लाई करें, आप समझ जाएंगे उन्होंने कैसे बताया है। जब पढ़ेंगे या आपके जो भी टीचर है उन्होंने बताया होगा, बस वो तरीका आप अप्लाई करें और इस तरीके से आपका मान लीजिए मैथमेटिक्स भी कंप्लीट हो गया। अभी आपके दोनों के सिलेबस कंप्लीट हो गए, आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, तैयारी करनी है। तो आपको क्या करना है, डेली सेम चीज एक चार्ट में लिख के रख लें। आप चार्ट बना लें कि मैथमेटिक्स में ये टॉपिक हैं, रीजनिंग में ये टॉपिक हैं, उनके आगे टिक करते जाएं डेट वाइज कि मैंने कंप्लीट किए हैं, और पॉजिटिवली कंप्लीट करें। आप लोग, मैं जानता हूं फौजी हैं, रिटायर्ड हैं, तो आप लोगों में डिटर्मिनेशन होती है, मैं भी सेम फील्ड से हूं, तो हम अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम वो सर्विस करके आ गए हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि आप जब अगर आप सोच रहे हैं कि टाइम नहीं मिल रहा है ऑफिस से, या आप अभी जॉब में हैं, घर में प्रॉब्लम्स हैं या घर में काम है, टाइम आपको ही निकालना है। एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा आपकी प्रॉब्लम्स क्या थी। तो इसीलिए कोशिश कीजिए रात को टाइम निकालें, ऑफिस के बाद टाइम निकालें, छुट्टियां लेकर के टाइम निकालें, जैसे भी करें आप तैयारी करें। और उसके बाद जब आपका एक बार सिलेबस हो जाएगा फिर आप तैयारी को आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। जब आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए प्रीलिम्स की, फिर आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। मॉक टेस्ट में मैं सजेशन दूंगा, ज्यादा जैसे कोई बोलता है कोई और ज्यादा नहीं, टेक्स्ट बुक खरीद लीजिए, टेक्स्ट बुक में जो मॉक आता है उसे दीजिए। नंबर्स की फिक्र मत करें, बस आप ये देखें कि आप अटेम्प्ट कितने कर पा रहे हैं इतनी देर में, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ज्यादा चीजों के पीछे मत भागें, ज्यादा टीचर्स के पीछे नहीं, ज्यादा ऑप्शंस के पीछे नहीं, ज्यादा पीडीएफ के पीछे नहीं, और ज्यादा मॉक के पीछे नहीं। एक एक पकड़ लें चीज को और उसे लास्ट तक तैयारी करते रहें, ठीक है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मुझे भी किसी ने ये चीजें बताई थी, और आप लोगों को लोग अलग अलग तरीके से गाइड करें, फिर मान लीजिए आपको वो चीजें पजल हो जाए आपके मन में। इससे अच्छा है कि एक चीज के पीछे रहें। तो इस तरीके से जब आपकी प्रीलिम्स होने लगेगी, आपको मार्क्स, मैंने अपना स्कोर कार्ड डाला था, उस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं। जब आपकी कट ऑफ के बराबर मार्क्स आने लगे फिर आप शुरू करें क्या, मेंस। अब जिन लोगों ने प्रीलिम्स की तैयारी पहले से कर रखी है, या जो लोग सोच रहे हैं कि हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ तैयारी कर सकते हैं, तो वो लोग आगे भी देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको मेंस का सिलेबस बता रहा हूँ, इसमें मेंस में भी टाइमिंग नहीं होती है। टाइमिंग मीन्स मैथ जैसे कि सभी जो पेपर होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उनमें सेक्शन वाइज टाइमिंग होती है। बट इसमें क्या होता है, मेंस में 4 सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे कि रीजनिंग आएगा आपका, क्वांट यानी कि मैथमेटिक्स आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, और इंग्लिश और हिंदी में से आपको एक चूज करना होगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे वहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप चूज करना चाहते हैं। तो उस टाइम पर जैसे कि इसमें एक साथ में कंप्यूटर नॉलेज भी आपको दिया होगा, तो वो साथ में कंबाइंड आता है। तो आपको करना क्या है, इसमें जो रीजनिंग है या क्वांट है, जैसे आपने जब प्रीलिम्स की तैयारी करी है, आपने जब क्वेश्चंस करे हैं, तो उससे थोड़ा सा जो क्वेश्चंस का लेवल है हल्का सा हार्ड हो जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं होगा। तो जैसे कि हमने सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे थे, उसमें प्रीलिम्स में आ रहा है एक तरफ को ही सर्कल में मुंह करे हुए हैं, सभी लोग बैठे हैं, तो इसमें आएगा अंदर और बाहर किए हुए हैं। तो इसी तरीके से कुछ चीजें बस टाइट हो जाएंगी, लेकिन आपको इसमें भी अपने हिसाब से टाइमिंग सेट करना है, और उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन के लिए टाइम देना है। क्योंकि हर बार क्या होता है, लोग उसमें ओवरऑल कट ऑफ तो पास कर देते हैं, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ में फेल हो जाते हैं। कभी रीजनिंग की ज्यादा चली जाती है, कभी मैथ्स की। और जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने आपको बताया है, स्टडी IQ से आप पढ़ते रहिए। अगर आप अभी साथ में तैयारी कर सकते हैं तो इनकी वीडियो को देखना शुरू कर दें, तो आपको फायदा रहेगा। क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वाइड है, जनरल अवेयरनेस में बहुत कुछ आता है, फाइनेंशियल भी, जनरल भी, बैंकिंग भी, तो टाइम लगता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, प्रीलिम्स की आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बाद में इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा चीजों के लिए, और मेंस के लिए आप आराम से तैयारी कर सकते हैं।
तो मेंस के लिए तो आप बाद में सोचें, मेंस में क्या होगा, जो सिलेबस आपका प्रीलिम्स में है वही मेंस में है, बस आपके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। जब प्रीलिम्स आपका हो जाए तो मेंस के लिए बस आप मॉक टेस्ट देंगे, क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे, बस उसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। इंग्लिश या हिंदी में से आप चूज कर सकते हैं, जो आपका अच्छा है उसे आप चूज करें। और तैयारी इंग्लिश की जो टीचर मैंने आपको बताया उनसे कर सकते हैं। हिंदी के लिए आप बुक्स वगैरह ले सकते हैं, नॉर्मल तैयारी हो जाएगी। जनरल अवेयरनेस के लिए स्टडी IQ से आप पढ़ते रहिए। इनमें मैं आपको कुछ नहीं बता सकता क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बड़े लेवल से आते हैं। बाकी रीजनिंग और मैथ का मैंने आपको बता दिया है। बस मेन तरीका जो है मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में कि आपको रिवाइज करते रहना है साथ साथ में, और आपको तैयारी करते रहनी है। आगे के टॉपिक पढ़ते रहिए, पीछे से रिवाइज करते रहिए, भूलिए मत, ना ही डेली कभी मिस करें। बैंकिंग का सिलेबस बहुत छोटा है लेकिन बहुत फास्ट करना होता है एग्जाम हमको, तो उसमें वहां पर आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, ये सब करने का फायदा क्या है। ये सब करने का फायदा दोस्तों ये है कि जब आप डेली रिवाइज करेंगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। जब आप मॉक टेस्ट वगैरह दिया करेंगे तो जैसे कि सिंप्लीफिकेशन है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, सिलोजिज्म है, इन सब में बहुत कम टाइम लगा करेगा और आपको दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ेगा। एक बार आपने आंसर निकाल लिया, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो जो टाइम आपका बचेगा 10-10, 15-15 सेकंड, वो आपको फायदा करेगा। आपको DI सॉल्व करने में जो टाइम चाहिए होगा, या आपको सिटिंग अरेंजमेंट पजल सॉल्व करने में जब टाइम लगता है तो लास्ट में हम लोग पजल हो जाते हैं, तो वहां पर वो टाइम काम आएगा। और सबसे बड़ी बात है, दिमाग में लेके एक दो चीज हमेशा रखनी है, आपको टफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं जब तक कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी ना हो जाए। प्रीलिम्स अच्छी तैयारी हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपका जो बोलते हैं ना, हमारी जो कैपेसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, तो हम टफ क्वेश्चन भी अपने आप निकालने लगेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फिक्र नहीं करनी है। शुरुआत में प्रैक्टिस करते टाइम पर आपको टाइमिंग पर ध्यान नहीं देनी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रैक्टिस है वो आपको डेली करनी है, और इजी क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करने हैं। इन सब चीजों को दिमाग में रख के और डेली आप थोड़ा थोड़ा टाइम दें। अभी IBPS क्लर्क भी है, उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि और भी सब्जेक्ट हैं आपको पढ़ने के लिए। कोशिश करें 15 से 20 दिन के अंदर मैथ रीजनिंग का सिलेबस खत्म कर दें, फिर ओनली प्रैक्टिस बचनी चाहिए। और अगर सिलेबस खत्म कर चुके हैं तो प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं तो साथ में इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चाहते हैं वो, और जनरल अवेयरनेस, सबकी प्रैक्टिस एक साथ लेके चलें। आपको हर किसी की प्रैक्टिस के लिए 1 से 1.5 घंटा देना है, और उसके बाद आपको, आप समझ लें 4 सब्जेक्ट हैं, 5 से 6 घंटा अगर आप पूरे दिन में देंगे, बड़े आराम से तैयारी हो जाएगी। और गारंटी मैं लेता हूँ इस चीज की, अगर आप तैयारी मन से कर रहे हैं, ऐसे तरीके से कर रहे हैं, कोई एक स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं और स्ट्रेटजी से ही एग्जाम दे रहे हैं, और एग्जाम में अगर आप फेल होकर सीख रहे हैं तो आप 100% किसी न किसी बैंक में या इंश्योरेंस में सिलेक्ट हो जाएंगे। बस ये है, इसमें नहीं तो उसमें से ही किसी न किसी में हो जाएंगे, और ऐसे ही लोग सिलेक्ट होते हैं। दोस्तों, आपको मैंने जो समझाया है, बिगिनर से लेके जो लोग तैयारी कर रहे हैं सभी को, आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। आपको और भी कोई डाउट होता है कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों को मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। जो चीज़ें मैंने करी हैं, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जिन चीज़ों से मुझे रिजल्ट मिला है, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो इसमें कहीं भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि मुझे फायदा हो रहा है या किसी और को। इससे फायदा सिर्फ आपको होगा, और आपको ये होगा कि आपका 1 साल बचेगा, कि आपको जो तरीके एग्जाम दे के आएंगे वो तरीके मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो भी एग्जाम्स आएंगे, जो भी स्ट्रेटजी रहेगी, जैसे भी आपको तैयारी करनी है, वो सब चीज़ें मैं आपको क्लियर करता रहूँगा यहीं पे। और कोई भी आपका डाउट है आप खुल के पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी सिर्फ इसीलिए है कि हम एक जगह से निकल के आ रहे हैं, दूसरी जगह सेट हो जाएं, और उसके बाद अपनी लाइफ अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहें। जय हिंद दोस्तों।